हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हे योंग जो बैठ कर सोची होती है कि ये सब किमजी ने किया होगा। जो भी मैं उसके साथ बुरा करती थी, उसके शीशे वगैरह को गंदा कर देती थी, उसी वजह से उसने मुझसे फेक मैरिज भी की होगी और मुझसे रिवेंज भी लिया होगा। ये सब वो खुद ही अपने आप से स्टोरी बनाकर सोची होती है कि एक दिन वो मुझे मार देगा और गुड बाय बोल देगा। पर अभी ये सोच रही होती है इतने टाइम में किमजी आ जाता है, जो आकर बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। ये तो बिल्कुल शौक में गई होती है, तो इसे आवाज देकर पूछा जाता है कि जैसा मिस्टर किमजी कह रहे हैं कि क्या बात सच है, क्या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। अब ये सब देखकर तो आयरन भी शौक होती है और आयरन से कहा जाता है कि क्या आपने बैकग्राउंड का पता नहीं लगवाया था कि ये कौन है, क्या है, आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी पता नहीं चला था। तो किमजी खुद बताता है कि मुझे जब यहाँ से जॉब ऑफर हुई तो मैंने सोचा कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैंने अपनी वाइफ को भी ये बात नहीं बताई थी और यहाँ पर जॉब करने के लिए आ गया। तो वो कहने लगते हैं कि अचानक से ये स्पीच देने के लिए भी पहुंच गई थी। आयरन आकर बताते हैं कि वो तो इमरजेंसी में मैं इन्हें अपने साथ लेकर गई थी, वरना इन्हें तो पता भी नहीं था। अब उसने इस बात को कवर कर लिया था और फिर कहा जाता है कि ये कोई बॉस और एम्प्लॉय की लड़ाई नहीं थी, बल्कि कपल की लड़ाई थी। और ये भी कहा जा रहा होता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छे से हर चीज को संभाला हुआ था, बल्कि तुम्हारे पास कस्टमर्स भी ज्यादा आ रहे थे। किमजी के बारे में वो ये लोग बात कर रहे होते हैं और इसी वजह से तुम्हें इसी डिपार्टमेंट पे भेज दिया गया। किमजी को तो ऐसा कुछ भी पता नहीं होता। वो तो हैरान होकर हेयोंग को देख रहा होता और हेयोंग तो उसे एक भी लफ्ज बोलने नहीं देती, बल्कि उसका हाथ पकड़कर हनी बोल देती है जैसे वो कुछ बोलने वाला होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बिल्कुल चुप हो गया था और बस चुप करके उसे देख रहा होता है। और इधर नामियन दिखाई जाती है, जो अपने बचपन का एक ट्रॉमा देख रही होती है, जिसमें उसके डैड उसको आवाजें दे रहे होते हैं। अलमारी में शायद चुप कर बैठी हुई थी। जैसे उसके डैड अलमारी खोलते तो ये सामने होते हैं, अपने डैड को देखकर डर जाते और इसी में उसकी आंख भी खुल जाती है। डरकर जब उठती है तो इधर उधर देखती है कि कोई भी नहीं है और हॉस्पिटल में वो पहुंची हुई है। पर उसे याद आता है कि वो तो बॉक्यू को देख रही थी जो मरने वाला था और उसे देखकर ये बेहोश हो गई थी। पर जैसे नीचे देखती है तो बॉक्यू लेटा हुआ था। उसे देखकर ये काफी ज्यादा डर जाती है, तो वो फौरन से उठकर से कहता है कि मैं वही हूँ, तुम्हारा हेटर, जिससे वो थोड़ी सुकून में आती है। ये उसे पूछती है कि क्या तुम मरे नहीं, तो वो कहता है कि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी मुझे देखकर, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं आपकी फैमिली से कॉन्टेक्ट कैसे करूँ और ना ही मैं किसी से कॉन्टेक्ट कर पाया। तो मुझे होटल से ज्यादा हॉस्पिटल का रूम ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके लिए रूम बुक करवा दिया। तो वो उससे पूछते हैं कि कितने पैसे लगे, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करूंगी, तुम इसे सेटलमेंट में काउंट ना करो। तो वह कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हॉस्पिटल की फी मुझे ही देने दे, जो भी यहाँ का खर्चा वगैरह हुआ है। पर वो साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे पैसे बताओ, मैं सारे पैसे तुम्हें वापस करूंगी। और वो जब पैसे बताता है तो वो 1 लाख वॉन से भी ऊपर के पैसे होते हैं, जिसे सुनकर पहले वो शौक हो जाती कि क्या एक रात के इतने पैसे बन गए। तो वह कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने आपके लिए VIP रूम बुक करवाया था, इसीलिए इतने पैसे हो गए। पर ये अभी भी कहती है कि हाँ मैं पैसे दे दूंगी। फिर वो कहता है कि डॉक्टर ने बोला। तो वह कहती है कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो बताता है कि नींद ना पूरी होने की वजह से आप वहीं पर सो गई थी और कुछ भी नहीं हुआ था और इतना लंबा सोई के पूरा दिन गुजर गया और खराटे मार मार कर सो रही थी। अब थोड़ी एम्बेरसमेंट तो उसे हो रही होती है, तो उसे कहता है कि आपको रेस्ट करनी चाहिए, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, काम पर चाहे फोकस हो पर फिर भी रेस्ट करना जरूरी होता है। और वो फिर जैसे ही अपना मोबाइल पकड़ने लगती है तो वो उसको उसका मोबाइल नहीं पकड़ने देता, क्योंकि वो टूटा हुआ था और इसके हाथ पर भी चोट लग सकती थी। तो वो कहता है कि मैं आपके लिए न्यू मोबाइल भी लेकर आया हूँ, पर मैं आपको पहले ये बता दूं कि इससे आप ये मत कहना कि मैं सेटलमेंट में काउंट करूंगा अपनी माफी के लिए। पर वो जब मोबाइल देखती हो तो वो बहुत ही लेवल का मोबाइल होता है, जिसे देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं इसके भी पैसे वापस करूंगी। और उससे मोबाइल के भी पैसे पूछ रही होती है। अब दोनों हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं और इसने अपना न्यू मोबाइल भी हाथ में पकड़ा हुआ था। पर जाते जाते बॉक्यू को देखकर इसे बातें याद आ रही होती है नर्स की, जब नर्स इसे इंजेक्शन लगाने के लिए आई हुई थी। तब वो कहने लगती है कि वो लड़का तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के बाद अपने आप को भी चेक करवाने के लिए गया था। तो वह कहती है कि उसे तो एडमिट होना चाहिए था ना, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो वह बताती है कि नहीं, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि वो तो अपनी हिप्स और शोल्डर्स का चेक करवाने गया था, क्योंकि वो पूरा रास्ता आपको उठाकर लेकर आया था। काफी स्ट्रॉन्ग है आपका बॉयफ्रेंड। ये सुनते साथ ही वह कहती है कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और क्या वो हॉस्पिटल तक मुझे उठाकर लेकर आया। तो वह कहती है कि हाँ, आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए काफी परेशान था। तो वो उसे क्लियर कर रही होती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, पर वो तो उसकी बात कोई अनसुना करके चली जाती है। अब इसे ये सब बातें याद आ रही होती है, इसीलिए बॉक्यू को बाहर आकर उसे थैंक्स कहती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल तक लेकर आए। पर वैसे बॉक्यू ने उसके लिए टैक्सी भी मंगवा दी थी। अब ये टैक्सी में तो बैठने लगती है, पर इसके पास तो टैक्सी को पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं होते, पर्स में 1 रुपया भी नहीं था। अब ये समझ नहीं पा रही होती कि उसे क्या करना चाहिए। बॉक्यू समझ आता है तो उसे पैसे देने लगता है, पर वो उसके पैसों को नहीं पकड़ रही होती। तो बॉक्यू कहता है कि क्या ये कम पैसे मैं तुम्हें और दे देता हूँ। तो वो फौरन से उन पैसों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं ये पैसे भी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ये कहकर टैक्सी में बैठ जाती है और वो भी विंडो पर नॉक करके इसकी विंडो को नीचे करवाकर कहता है कि मैंने तुम्हें तंग किया, जिसकी वजह से तुम अपनी नींद को भी पूरा नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब ये बात कहकर उसने नामियन को तो भेज दिया था, पर नामियन अभी भी उसी के बारे में सोच रही होती है। हेयोंग दिखाई जाती है, जो किमजी से कह रही होती है कि हम वीकेंड ही कपल आ करेंगे, काम के टाइम पर हम कपल नहीं हुआ करेंगे। वो उसे काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो कहता है कि क्या तुमने मुझ पर शक किया कि मैंने तुम्हारे लिए रिपोर्ट की होगी। तो वो कहती है कि हाँ, जब सभी लोग ये बोल रहे थे कि तुम विक्टिम हो और विक्टिम ने ही रिपोर्ट किया, तो इसका मतलब तुम ही ने की होगी ना, बस इसलिए मुझे तुम पर शक हो गया। तो वो कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो। तो कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो गुस्से से वहाँ से उठकर
जाने लगता है तो ये भी उसे जाते हुए रोका कहती है कि मैं तुम पर इतना ट्रस्ट करती हूँ कि इस बेंच से गिरूंगी पर मुझे यकीन होगा कि तुम मुझे पकड़ लोगे। पर ये उसकी बातों को सुनकर भी वहाँ से जा रहा होता है। अब उसके जाने के बाद कहने लगती है कि ये क्या सच में चला गया। तो जैसे ही उतरने लगती है तो इसका पाँव फिसलता है जिसकी वजह से गिरने लगती है और किम जी से पकड़ लेता है। काफी अच्छी हीरो एंट्री देता तो है पर काफी टाइम इसे पकड़ने के बाद कहता है कि क्या तुम मेरे स्ट्रेंथ का टेस्ट ले रही हो। तो कहने लगती है कि दोनों तुमने पास कर लिए हैं। अब ये भी उसके थम्स अप को देखकर खुश हो जाता है। अब दोनों ही कंपनी पहुंच जाते हैं पर इन्होंने सोच लिया था कि सब लोगों का मुंह तोड़कर जवाब देंगे, जो भी कोई क्वेश्चन करेगा उन्हीं को उन्हीं के क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देंगे। अब एक एक करके सभी लोग इनसे क्वेश्चन करने के लिए आ रहे होते हैं और बहुत ही अच्छे से उनका आंस दोनों उनकी आंखों में आंखें डालकर दे रहे होते हैं, जैसे उन्हें इस बात से जरा भी फर्क ना पड़ता हो। और ये भी कहा जा रहा होता है कि किमची की टीम को चेंज कर दिया जाएगा। तो वो कहती है कि जब तक वो यहाँ पर है तब तक तो काम करेगा ना, जब टीम चेंज कर दी जाएगी तो वो दूसरी टीम में जाकर काम कर लेगा, इसमें क्या इशू है। अब हेयोंग की जो फ्रेंड डोंग होती है वो उसको एक साइड में ले आती है, वहाँ पर आकर उसे पूछने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है। बोग्योन ने रिजाइन कर दिया है पर तुमने ये नोट किया है कि उसके नेम का स्टार्ट भी बॉक्स से होता है और हमारा जो चेयरमैन है उनका स्टार्ट भी बॉक्स से होता है और जो हमारे सीईओ है उसका नेम भी बोग्यू है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये उन्हीं का बेटा हो। अब ये भी सोचकर काफी ज्यादा शौक होती है कि ये तो सच हो सकता है वो निप्पो बेबी है। और इधर नामिया दिखाई जाती है जो बैठकर प्लस कर रही होती है कि उसके कितने पैसे अकाउंट से जाने होंगे और उसके 3 लाख से भी ऊपर के होते हैं, जो सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद सब पकड़ कर बैठी होती है और कहने लगती है कि ये कोई रिच फैमिली का बच्चा है जो पैसे आराम से लगाई जा रहा था। बोग्यू जब घर पर आता है तो उसकी मामा से रोकर पूछती है कि क्या बना, उसने क्या तुम्हें माफ कर दिया या नहीं किया। तो वह कहता है कि बात तो करके आया, क्या पता वो माफ भी कर दे, क्या पता वो मुझे कोर्ट तक भी ले जाए, अगर ले भी जाती हो तो मैं चला जाऊंगा। ये सुनते उसकी मम गुस्सा हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि अब मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। तो वह कहता है कि आप भी तो उसके नॉवेल्स वगैरह पढ़ती है ना, आपको भी उसका नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है। तो वह कहती है कि हाँ मैं पढ़ती थी पर मेरे बेटे से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, उसने तुम पर सू किया तो किया कैसे। उसकी मॉम उसे ये कहने के बाद जब चली जाती है तो इसको नामियन का मैसेज आता है जिससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया हर चीज, अब तुम पर सू नहीं करूंगी, बल्कि एक शर्त है मेरी। ये मैसेज पढ़ते साथ ही वो अपनी मॉम को बताने के लिए भागता है कि मॉम उसने मुझे माफ कर दिया। और हेयोंग जो किमजी के साथ होती है उसे पूछने लगती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वह कहता है कि प्रीटी लग रही हो। तो वह कहती है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा बल्कि क्या ऐसा लग रहा है कि मैं इमोशनल हूँ। तो वह कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो वह कहती है कि आज तो मैंने अपनी आईब्रोज भी अच्छी बनाई थी कि मैं इमोशनल टाइप लगूं, पर ऐसा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वो दोनों ही उसी एम्प्लॉय के घर के बाहर आए हुए थे जो उसने रिजाइन कर दिया था। और बॉग की मॉम उसको मार मार कर बाहर लेकर आ रही होती है पर वो आने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसकी मॉम को किमजी नजर आता है वो तो उसे देखते ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि इसने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी हुई है। तो वह कहता है कि हाँ, जिससे पता लगता है कि उसकी मॉम किमजी को ऑलरेडी पहले से जानती थी और बहुत अच्छे से किमजी से बात करी थी, जबकि बॉग की अन ने इन दोनों को पहचानने से भी इनकार कर दिया था कि तुम लोग कौन हो। और वहाँ से भागने लगता है। किमजी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया पीछे। बॉगी उनकी मॉम रह जाती और हेयोंग रह जाती है। हेयोंग से पूछने लगती है कि क्या तुम किमजी की वाइफ हो। तो वो बताती है कि जी मैं उसकी वाइफ हूँ। तो वो बताती है कि वो अक्सर मेरे घर पर 2-3 बार खाने के लिए आया हुआ है, क्या तुम उसे घर का खाना बनाकर नहीं देती, क्योंकि जब भी उसने मेरे हाथ का खाना खाया तभी उसने बोला है कि बहुत टाइम हो गया मैंने घर का खाना नहीं खाया था, क्या हमेशा उसे बाहर का ही खाना खाना पड़ता है। तो ये बात सुनकर उसे काफी शर्मिंदगी फील होती है, पर यहाँ पर वो क्या ही बोल सकती थी, बिल्कुल चुप करके उनकी बातों को सुन रही होती है। वैसे ही बॉग किमजी से गिफ्ट लेकर भागते हुए अपनी मॉम की तरफ आ रहा होता है कि देखो मॉम ये मेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आया है। और वापिस से उनकी सुलह हो चुकी थी और वह वापिस से कंपनी में आने के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि बॉग की मॉम ने पहले से ही बोल दिया था कि ये काम पर वापिस आएगा। अब हेयोंग और किमजी तो दोनों साथ में जा रहे होते तो वो उसे कहने लगती है कि मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही थी और उससे डर क्यों रही थी, मुझे पता होता कि वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो कभी भी न डरती। और फिर उसे याद आता है कि बॉग की मॉम ने क्या बोला था खाने को लेकर, और उसे कहने लगती है कि क्या तुम उनके घर पर खाने के लिए जाते तो कहते थे कि मुझे घर का खाना नहीं मिलता, अब मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट कैसे बना कर दूं, मुझे खुद भी काम करना होता है, काम करने के बाद मैं क्या तुम्हें भी खाना बना कर दिया करूँ और तुम्हें भेजा करूँ। तो वो उसे कहता है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है। अब हेयोंग को ये भी पता लग चुका था कि ये किसी भी बॉग फैमिली से नहीं है बल्कि आम ही पर्सन है, और जैसा उसने उसके बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। और किमजी जो हेयोंग की बातें सुन रहा होता है तो उसको उसी पर्सन की बातें याद आ रही होती जिसने उसे यहाँ पर जॉब करने का बोला था। वैसे हेयोंग के पेट से आवाज आती है तो ये आवाज सुनकर वो कहता है कि चलो हम पहले कुछ खा लेते हैं, पर वो कहती है कि नहीं मुझे घर जाकर रेस्ट करनी है तो मैं चलती हूँ। ये कहकर जाने लगती है तो वो उसे कहता है कि कल हम वापिस से कपल की तरह कंपनी में मिलेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है। ये कहकर वो जाने तो लगती है बस से, पर उसे याद आता है कि किमजी के पास तो वो वाली वेडिंग रिंग भी नहीं है। यही सोचकर फौरन से उस स्टॉल में पहुंच जाती जहाँ पर उसने 3 मंथ पहले वो वाली रिंग रेंट पर ली थी। अब वहाँ पर जाकर अपना नेम बताती है कि मुझे वही वाली रिंग वापस चाहिए। तो वो जब लिस्ट में चेक करती है तो बताती है कि वो जो पर्सन रिंग देने के लिए आया था उसने उस रिंग को खरीद लिया था और लेके आया था। अब ये बात सुनकर तो वो काफी ज्यादा शौक होती क्योंकि उसे पता था कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि किमजी ने ही ली होगी। और इधर किमजी दिखा जाता है जो घर पर आने के बाद उस रिंग को पहन लेता और जैसे अपने रूम से बाहर आता है तो उस पर्सन को देखकर डर जाता है, कहीं लगता है कि तुम कहाँ से अचानक से आ गए। तो कहता है कि मैं कभी बता कर नहीं आता। तो वह कहता है कि ठीक है बता कर ना हो, पर तुम तो फ्रंट डोर से आकर बैठ गए। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ के एक ही रूम का यूज करते, दूसरा रूम खाली रखना अच्छी बात नहीं होती, और तुम्हारी शादी कब से हुई है इस बात का किमजी उसे कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता। तो वह कहता है कि ऐसा तुम दोनों की शादी
शादी में क्या हुआ है जो तुम दोनों इकट्ठे नहीं रह रहे बल्कि एक दूसरे से दूर रह रहे हो, क्या डिवोर्स हो गया है? किमची अभी भी उसे कुछ नहीं बोला होता तो वो उसे कहता है कि अगर तुम उसे पीछा छुड़वाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनते साथ ही वो उसे कहता है कि ये मत भूलना कि वो मेरी वाइफ है। उसकी ये बात सुनकर वो स्माइल करता है और जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो किमची उसे रोकर कहता है कि ये सब तुम कहीं चेयरमैन बॉगी हो के कहने पर तो नहीं कर रहे। उसकी बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे माइंड में ये ख्याल कैसे आया? उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुमने गलत क्वेश्चन पूछा, तुम्हें मुझसे कोई और क्वेश्चन करना चाहिए था, पर खैर जो मेरे माइंड में था मैंने बोल दिया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता। अब उसके जाने के बाद ये भी किसी को कॉल करता कहता है कि चेयरमैन आप पर उसे शक हो गया है। हेयोंग दिखाई जाती जो कंपनी में आती है तो सबसे पहले उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है कि तुम दोनों साथ में क्यों नहीं आए? तो वो कहती है कि वो कन्वीनियंस स्टोर में रुक गया था। तो वो कहती है कि वो तो यहाँ पर तुमसे भी पहले पहुंच चुका है। ये कहकर उसे दिखाने लगते हो तो ये देखते ही वो कहती है कि असल में मैं कन्वीनियंस स्टोर में रुक गई थी और वो मुझसे पहले आ गया। तो कहती है ठीक है, पर सब लोगों को जब पता लग ही गया तो तुम दोनों को साथ में आना चाहिए। अब ये बात कहकर रॉन्ग तो वहाँ से चली जाती और उसके जाने के बाद ये भी किमची के पास आ जाती और उसके हाथ में वेडिंग रिंग को देखकर कहने लगती है कि ये। तो कहता है कि हाँ, मैंने वापस स्टोर में जाकर रेंट पर ले ली। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें वॉच या फॉलो कर रहा है? तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि सब लोगों को ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि हम दोनों कपल होने के बावजूद अलग अलग आए हैं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे अब पिछले स्टॉप पर मिल लिया करूंगा। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं, तुम मेरे घर पर आना करना। तो वो कहता है कि रोज सुबह आया करूँ। तो कहती है कि हाँ, वैसे लिफ्ट आ जाती तो लिफ्ट में कोई और नहीं होता बल्कि आन्यू और आयरिन होते हैं। अब उन दोनों को देखकर ये दोनों भी लिफ्ट में आ जाते और आन्यू उससे नाइट को लेकर ही क्वेश्चन कर रहा होता है जिस पर वो बहुत ही ओपन माइंडेड होकर कहने लगते हैं कि तुम मुझसे ये पूछना चाह रहे होगे कल रात हम दोनों अच्छे से इंटीमेट हो पाए या नहीं हो पाए? आयरिन कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग इसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल भी सकते हो। और ये ट्रेडिशन टाइप की बात कर रहा था तो वो किमजी भी पूछे लगता है कि ट्रेडिशन। तो वो उसे समझाने लगती है कि ये थोड़ा अलग तरह का ट्रेडिशन होता है। मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई ट्रेडिशन जिंदा नहीं रहा। पर खैर उन दोनों की बातें सुनने के बाद ये दोनों तो अपने काम के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर हेयोंग तो अपने ऑफिस की तरफ चले जाते और किमजी अपने बाकी कोलीग्स के साथ बैठ जाता है और वो लोग इससे कहने लगते हैं कि अब तुम पर है हेयोंग का मूड, क्या वो ठीक रहती है या नहीं रहती। अब इसके माइंड में भी काफी अलग अलग से ख्याल आ रहे होते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।